फीमेल के लिए जो ग्राउंड है वो तलाक तफवीज कहलाता है। ठीक, तफवीज वर्ड का जो मतलब है उसका मतलब होता है डेलीगेशन कर देना। मुस्लिम लॉ में फीमेल को कभी भी राइट नहीं दिया गया था कि वो अपने मर्जी से हस्बैंड को छोड़ सके, डाइवोर्स करे, मैटेरियल रिलेशन जो है, शादी का जो रिलेशन है उसको खत्म कर सके। ठीक, ये मुस्लिम में कभी भी वाइफ को नहीं दिया गया। लेकिन कुछ कंडीशंस होते हैं या कोई केसेस होते हैं जहां हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को ये पावर दे देता है कि तुम अपनी मर्जी से हमको डाइवोर्स दे सकती हो। अपने पावर को वो डेलीगेट कर देता है। ऐसे समय में वाइफ को भी पावर आ जाता है कि वो अपने मर्जी से जब चाहे हस्बैंड को डाइवोर्स दे सकती है विद सर्टेन कंडीशंस। ठीक है, इसी चीज को, जो अपना पावर को डेलीगेट कर रहा है, उसको हम लोग कहते हैं तफवीज कर देना। समझ में आया? ये तलाक तफवीज तभी आएगा जब एट द टाइम ऑफ मैरिज या सब्सिक्वेंट जो हस्बैंड है वो पावर डेलीगेट कर दिया हो, या तो वो वाइफ को कि तुम भी हमको छोड़ सकती हो, या फिर किसी थर्ड पर्सन को, वाइफ के अलावा भी किसी और पर्सन को ये पावर वो डेलीगेट कर सकता है, दे सकता है। थर्ड पर्सन इन द सेंस वाइफ के फादर को, वाइफ के ब्रदर को, इस तरह से किसी और थर्ड पर्सन को दे सकता है। जब ये पावर डेलीगेट कर रहा है तो हो सकता है कि वो कुछ कंडीशन लगा के दे रहा हो कि अगर हम कुछ ऐसा काम कर देंगे तो आप हमको डाइवोर्स दे देना। ठीक है, कुछ ऐसा कर देंगे, कुछ कंडीशन हम कर देंगे तो वैसे केस में आप हमको डाइवोर्स दे देना। और ये जो कंडीशन रहेगा वो रीजनेबल रहना चाहिए और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए और प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए। इतना बात समझ में आया? हस्बैंड वाइफ या किसी थर्ड पर्सन को पावर दे रहा है, पावर देते टाइम किसी टाइप का कंडीशन लगा रहा है कि कोई कंडीशन फुलफिलमेंट होगा तभी देना, इसे बिना मतलब का नहीं देते रहना। ये जो डेलीगेशन कर रहा है वो रीजनेबल होना चाहिए, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी के नहीं होना चाहिए, अगेंस्ट इस्लामिक प्रिंसिपल नहीं होना चाहिए। फैजी एक पॉलिटिकल थिंकर है, उन्होंने कहा कि ये जो तलाक तफवीज है वो मोस्ट पोटेंट, सबसे शक्तिशाली वेपन है जो एक मुस्लिम महिला के हाथ में दिया जा सकता है। किस चीज का वेपन है? फ्रीडम पाने का अपने हस्बैंड से विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन, कोर्ट के हस्तक्षेप के बिना अपने पति से आजादी पाने के लिए सबसे पावरफुल हथियार जो एक वाइफ के हाथ में दिया जा सकता है वो तलाक तफवीज है। ठीक है, बात ये उठता है कि कब ये पावर अपनी वाइफ को डेलीगेट करेगा? कर सकता है, करेगा हर केस में जो नहीं है, कर सकता है। ठीक, कर सकता है एट द टाइम ऑफ मैरिज, जिस समय शादी हो रही हो उस टाइम कर देगा, या फिर शादी के बाद कभी भी कर सकता है। ये या तो परमानेंटली कर सकता है कि जब तक हम तुमसे शादीशुदा हैं तब तक आपके पास ये पावर है कि अगर हम कुछ काम किए तो वैसे कंडीशन में, जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल दे रहे हैं, वाइफ जो है उससे शादी की, लेकिन हस्बैंड जो है वो कहा कि हम आपको तलाक के
तफवीज का पावर दे रहे हैं। अगर हम अपने आपके रहते हुए हम दूसरा शादी कर ले तो आपके पास ये राइट है कि आप हमको तलाक तफवीज दे सकते हैं। ठीक है, कंडीशन लगा के दे दिया। अब उसके जीवन काल में वाइफ ने, हस्बैंड ने दूसरा शादी कर लिया तो उसके पास पावर है। अब चाहे तो वो एक्सरसाइज करे या ना करे, उसके ऊपर है। ठीक है, इतना बात समझना। ये पावर जो है वो टेम्पररी ड्यूरेशन के लिए भी दिया जा सकता है। जैसे कहेगा कि तुमसे शादी होने के 5 साल बाद तक हम दूसरा शादी नहीं करेंगे, अगर किए तो तुम हमको तलाक की तफवीज दे सकती हो। ये स्पेसिफिक टाइम के लिए हो गया। या फिर परपेचुअल, जब तक है हरदम के लिए दे दो, मतलब जब तक तुम्हारे साथ शादी बना रहे हम दूसरा शादी नहीं करेंगे। ये एक कंडीशन है शादी वाला, और भी बहुत सारा कुछ भी कंडीशन लगा सकती है। ठीक है, तो ये हो गया तलाक तफवीज। हमदुल्ला वर्सेस फैजुनिसा 1882 का केस है। उसमें हस्बैंड जब शादी कर रहा था वाइफ से तो उसके साथ कंडीशन लगाया कि अगर हम शादी के बाद तुम्हारे साथ क्रूएल बिहेवियर कर रहे हैं, किसी भी टाइप का क्रूएल बिहेवियर कर रहे हैं, या फिर हम तुमको प्रॉम्प्ट डावर देने से मना करेंगे। ठीक, मतलब हम तुमको डावर देने से मना कर रहे हैं या हम तुम्हारे साथ क्रूएल बिहेवियर कर रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में तुम हमको तलाक तफवीज दे देना। अपना पावर वो डेलीगेट कर दिया। सब्सिक्वेंटली हस्बैंड जो है उसके साथ क्रूएल बिहेवियर करता है और वो एक्सरसाइज कर लेती है अपना ये पावर, तो इसको कहा गया कि उसने तलाक तफवीज से डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज किया। ठीक है, वाइफ ऐसे केस में इंटाइटलमेंट थी हस्बैंड को डाइवोर्स देने के लिए, क्योंकि एट अ टाइम ऑफ मैरिज उसने अपना पावर डेलीगेट किया था। अगर उसने एट अ टाइम ऑफ मैरिज या सब्सिक्वेंटली अपना पावर डेलीगेट नहीं करता है तो वाइफ को कोई राइट नहीं है उसको डाइवोर्स देने का तलाक तफवीज के माध्यम से। सैनुद्दीन वर्सेस लतीफुनिसा 1992 का केस है। इसमें हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को ये पावर दिया था, डेलीगेट किया था अपना पावर, कि तुम्हारे रहते हुए हम दूसरा शादी नहीं करेंगे। ठीक है, सब्सिक्वेंटली उसने दूसरा शादी कर लिया। वाइफ जो है वो डाइवोर्स दे दी उसको। मामला चला गया कोर्ट में। कोर्ट ये हेल्ड किया कि आपने पावर डेलीगेट किया था और बाद में उसने उस पावर को एक्सरसाइज कर लिया, तो वो तलाक जो दिया गया वाइफ के द्वारा, तलाक तफवीज, वो पूरी तरह से वैलिड है। ये इस केस में दिया गया। अजीज वर्सेस मासूमत नाजरो, ठीक है, नाड़ो, ठीक है, MST मतलब मासूमत। अजीज वर्सेस मासूमत नाड़ो 1995 का केस है। इस केस में ये हिल्ट किया गया कि पावर तो उसको डेलीगेट कर दिया गया है और सब्सिक्वेंटली हस्बैंड ने जो कहा था कि हम नहीं करेंगे वो कर दिया है। तो ऐसे केस में वाइफ को जरूरी नहीं है कि वो तलाक तफवीज दे ही दे। सपोज दैट हस्बैंड ने ये कंडीशन रखा था कि हम तुम्हारी रहते हुए दूसरा शादी नहीं करेंगे, ये कंडीशन रखा था, अगर करेंगे तो तुम हमको तलाक तफवीज दे देना। सब्सिक्वेंटली उसने दूसरा शादी कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि जो कंडीशन के लिए मना किया था वो फुलफिल हो गया। तो वैसे कंडीशन में शादी जो ये तलाक तफवीज देना ही देना है। वाइफ का डिस्क्रिशन है, वाइफ का मर्जी है कि वो या तो तलाक दे के डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज कर दे या
तलाक ना देके मैरिज को कंटिन्यू रखे, वो है डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। ठीक है, दोनों पार्टी का आपसी सहमति के साथ डाइवोर्स देना चाह रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। ये दो तरीका से दिया जा सकता है। म्यूचुअल कंसेंट दो तरीका से हो सकता है, या तो वो खुला दे दे, खुला एक फॉर्म ऑफ डाइवोर्स है म्यूचुअल कंसेंट, या फिर वो मुबारत दे दे, MUBARAT, मुबारत। ठीक, इस दोनों तरीका से डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट हो सकता है। खुला का मतलब होता है पुट ऑफ, यानी हटाना, उतारना या खोलना। ठीक है, इसमें क्या होता है, वाइफ जो होती है वो हस्बैंड को सर्टेन अमाउंट, डॉग का साउंड ज्यादा आ रहा है, इसमें जो होता है वाइफ जो होती है, स्क्रीन शेयर हो रहा है ना, वाइफ जो होती है हस्बैंड को एक सर्टेन अमाउंट ऑफर करती है कि तुम इतना पैसा ले लो, वाइफ कर रही है हस्बैंड को, तुम हमसे इतने अमाउंट ले लो, इतना प्रॉपर्टी ले लो, बदले में ये रिश्ता खत्म कर दो। ठीक है, शादी जो मैरिज है उसको खत्म कर दो। ऐसे ऑफर को हस्बैंड अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो दोनों का कंसेंट बन गया। इस टाइम पे कहता है कि डिसोल्यूशन हो गया है बाय खुला, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय खुला हो गया। ठीक, वाइफ सर्टेन अमाउंट ऑफर कर रही है हस्बैंड को और हस्बैंड उस चीज को एक्सेप्ट कर ले रहा है। मुंशी बुजलुल रहमान वर्सेस लफ्तुनिसा। ठीक है, लफ्तुनिसा 1861 में प्रिवी काउंसिल का जजमेंट है। ये कहा गया, इसमें यही बात कहा गया, खुला को एक तरह से एक्सप्लेन करते हुए बताया कि डाइवोर्स बाय खुला जो है उसमें वाइफ का इंस्टेंट होता है, वाइफ जो है वो एग्री होती है किसी सर्टेन अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन देने का हस्बैंड को रिलीज करने के लिए मैरिटल टाई से। ठीक है, मैरिज के बंधन से आजाद करने के लिए हस्बैंड को एक सर्टेन अमाउंट दिया जा रहा है वाइफ के थ्रू। जब कुछ अमाउंट दिया जाता है तो हो सकता है कि उसमें किसी टाइप का बार्गेनिंग हो कि इतना नहीं इतना पैसा दो, उतना नहीं इतना पैसा दो। इस टाइप के बार्गेनिंग में जो फाइनल रिजल्ट आता है उसी को अमाउंट माना जाएगा कि इतने अमाउंट पे उसको रिलीज करने का हुआ है। ठीक है, फाइनल वाला। या फिर वाइफ ये भी ऑफर कर सकती है कि जो डाय मेहर है, मतलब उतना मेहर का अमाउंट जो अभी तुम्हारे पास ड्यू है, शादी के बाद हस्बैंड को एक्स अमाउंट ऑफ मेहर वाइफ को देना था, वाइफ कह रही है कि हमको तुम डाइवोर्स दे दो, खत्म करो खुला से मैरिज, और ये जो अमाउंट है वो अब तुम मत देना, मैनेज हो जाएगा उसमें। ये भी वाइफ चाहे तो कर सकती है, अगर हस्बैंड मान गया तो मान गया। ठीक है, वाइफ चाहे तो ये भी कह सकती है कि जितना तुमको हमको डावर देना था वो मत देना, प्लस हम तुमको 1000 दिरहम दे देते हैं, कुछ भी कह सकती है। जो अमाउंट में आपस में सहमति बन गया उसी अमाउंट में होता है। जब खुला से दिया जा रहा है किसी को डाइवोर्स तो उसमें कुछ कंडीशन का फुलफिलमेंट होना जरूरी है। पहला कंडीशन ये है कि दोनों पार्टी साउंड माइंड का होना चाहिए और दोनों एज ऑफ प्यूबर्टी क्रॉस कर दी हो। ठीक है, ऑफर और एक्सेप्टेंस जो है वो फ्री कंसेंट से होना चाहिए। वाइफ का ऑफर, हस्बैंड का एक्सेप्टेंस, दोनों फ्री कंडीशन से होना चाहिए, फ्री कंसेंट से होना चाहिए। ऑफर और एक्सेप्टेंस जो है वो ओरली भी हो सकता है और राइटिंग में भी हो सकता है।
वाइफ को कंपनसेशन पे करना होगा हस्बैंड को। वाइफ जा रही है छोड़ के, वाइफ खत्म कर रही है मैरिज, तो हस्बैंड को कुछ कंपनसेशन मिल रहा है वाइफ के बदले में, ठीक है। वही जो कंसिडरेशन है वही खुला कहलाता है। जो कंसिडरेशन दिया जा रहा है ना मैरिज के छोड़ने का कंसिडरेशन, वो खुला कहलाता है, ठीक है। खुला कितना दिया जाएगा इसका मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट कोई फिक्स नहीं है। कितना भी अमाउंट पे दोनों कोई आपस में समझौता कर सकते हैं, लेकिन एक बार जब सहमति बन गई दोनों पार्टियों के बीच में, तो वैसे कंडीशन में उसको घटाना बढ़ाना मुश्किल नहीं है। आप सहमति ना बनाओ, जितना आपको घटाना बढ़ाना है बढ़ाते रहो, लेकिन एक बार जब डिसाइड हो गया तो उसके बाद उसको घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। ये था डाइवोर्स बाय खुला, म्यूचुअल कंसेंट का पहला। खुला में कोई दिक्कत? अब हस्बैंड और वाइफ दोनों एक दूसरे से तंग आ गया है और एक दूसरे से अपनी इच्छा से मैरिज डिसॉल्व करना चाहता है। मुबारत खुला में वाइफ करना चाह रही थी, हस्बैंड को पैसा दे दी, हस्बैंड भी मान गया, कंसेंट उसमें भी है। और यहाँ पर है दोनों कोई इक्वली कंसेंटेड है कि अब मैरिज खत्म करो। यहाँ पर कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाता है। जितना आप दोनों कंसेंट है गया, दोनों फ्री कंसेंट में है, दोनों एज ऑफ प्यूबर्टी में है, तो आप ओरल या रिटर्न फॉर्म में मुबारक एक दूसरे को दीजिए और मैरिज को खत्म कीजिए। बस मुबारक में ही डिफरेंस है खुला से। डिफरेंस क्या होता है खुला और मुबारक में, कि खुला में ऑफर जो है वो वाइफ के द्वारा दिया जाता है हस्बैंड को, मुबारक में हस्बैंड वाइफ को दे सकता है ऑफर या वाइफ हस्बैंड को दे सकता है ऑफर, अब दोनों को एक को एक्सेप्ट होना है, एक्सेप्टेंस करना है बस, ठीक है। खुला में कंसिडरेशन जो था वो वाइफ दे रही थी हस्बैंड को कि मैरिज अब खत्म कीजिए। मुबारक में कोई कंसिडरेशन नहीं होता, दोनों का म्यूचुअल कंसेंट है, तो कोई कंसिडरेशन नहीं मिलेगा कि कितना पैसा है कितना नहीं है। म्यूचुअल कंसेंट में इतना ही। देखिए जुडिशियल डाइवोर्स क्या होता है। जब हम जुडिशियल डाइवोर्स बोल रहे हैं तो यहाँ मुस्लिम्स में सिर्फ कोर्ट ऑफ लॉ से रिलेटेड नहीं है, काजी जो होते हैं उनसे भी रिलेटेड है। तो कोई भी डाइवोर्स काजी के द्वारा करवाया गया या कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा करवाया गया है, तो वैसे कंडीशन में वो कहलाएगा जुडिशियल डाइवोर्स। हालांकि काजी का जो स्कोप है वो बहुत लिमिटेड है। बताएंगे कब काजी करा सकता है, पहले आइए कोर्ट के द्वारा कब किया जा सकता है। कोर्ट के द्वारा डिसॉल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, हमारे पास एक एक्ट है डिसॉल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 का ये एक्ट है। इसके सेक्शन 2 में कुछ कंडीशंस दिए गए हैं कि किस किस कंडीशन में डाइवोर्स दिया जा सकता है, ठीक है। देखिए सेक्शन 2 क्या कहता है। A woman married under Muslim law shall entitled to obtain a decree of dissolution of her marriage on any one or more of the following grounds, namely सेक्शन 2 है ये किस एक्ट का, डिसॉल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1930 में कह रहा है कि एक मैरिड वुमेन जो है मुस्लिम लॉ से एक या एक से ज्यादा ग्राउंड्स जो आगे दिए हुए हैं उनका फुलफिलमेंट हो रहा है तो कोर्ट के थ्रू डाइवोर्स ले सकती है। Whereabouts of husband have not been known for a period of 4 years. 4 साल तक हस्बैंड का ठिकाना नहीं मालूम है कि हस्बैंड कहाँ गया है, तो ऐसे कंडीशन में मुस्लिम्स में एक डाइवोर्स का ग्राउंड हो जाता है। हिंदू लोग में कितना साल था, 7 साल। 7 साल तक हस्बैंड का ठिकाना नहीं रहता है, तो वहां पर हिंदू लॉ में डाइवोर्स का एक ग्राउंड बन जाता है। लेकिन मुस्लिम में
4 साल है। ठीक है। दूसरा कंडीशन कर रहा है दैट द हस्बैंड हैज नेग्लेक्टेड और फेल्ड टू प्रोवाइड मेंटेनेंस फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। कुरान में कहा गया है कि आप शादी तभी करो जब आप वाइफ को मेंटेन करने के सक्षम हो, और दूसरी शादी भी तभी करो जब दोनों को बराबर तौर पे मेंटेन करने के लिए आप सक्षम हो। यहाँ कह रहा है कि 2 साल तक हस्बैंड जो है वो वाइफ को नेग्लेक्ट कर रहा है या फेल कर रहा है मेंटेनेंस करने में, तो वाइफ जो है वो डाइवोर्स के लिए पिटीशन डाल सकती है कि हमको डाइवोर्स चाहिए। मेनली इसमें जो ग्राउंड है वो वाइफ ही का है। थर्ड कंडीशन बोलता है कि हस्बैंड को 7 साल से ज्यादा 7 साल या 7 साल से ज्यादा का सजा सुना दिया गया हो। यहाँ पर उस पे चार्ज लग गया है वो जरूरी नहीं है, उसको कन्विक्ट कर दिया गया हो, और कन्विक्शन जो है वो 7 साल या 7 साल से ज्यादा के लिए कन्विक्शन कर दिया गया हो, तभी वो ग्राउंड बन सकता है डाइवोर्स का। मुस्लिम्स में वाइफ जो है वो डाइवोर्स के लिए ग्राउंड है। ठीक है। हिंदू में भी यही है, 7 साल तक सजा के लिए उसको कन्विक्ट कर दिया गया हो तो हिंदू में भी वो एक डाइवोर्स का ग्राउंड है। लेकिन हिंदू में हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए वो ग्राउंड है, और यहाँ पर जो है वो सिर्फ और सिर्फ वाइफ का ग्राउंड है। ठीक है। वाइफ को 7 साल के लिए सजा सुना दिया गया हो तो यहाँ पर तो उसको नहीं राइट है, इस एक्ट में नहीं राइट है हस्बैंड को। फोर्थ नंबर, दैट द हस्बैंड हैज फेल्ड टू परफॉर्म विदाउट रीजनेबल काउज। ठीक है। हस्बैंड जो है बिना किसी रीजनेबल कारण के मैरिटल ऑब्लिगेशन जो है उसको 3 साल तक निभा नहीं पाया। कारण बता के वो चाहे तो ना निभा सकता है, लेकिन बिना कारण का मैरिटल ऑब्लिगेशन जो है वो नहीं निभा रहा, तो उस केस में भी उसको मिल जाएगा। हस्बैंड जो है इम्पोर्टेंट था एट द टाइम ऑफ मैरिज, या मैरिज के बाद भी उसका इम्पोर्टेंसी जो है वो कंटिन्यू रहा, तो ऐसे केस में वाइफ जो है डाइवोर्स ले सकती है। हस्बैंड जो है वो पागल है, पागल होने 2 साल तक हो, जो यहाँ पागल हो जाना ही सफिशिएंट नहीं है, 2 साल तक वो पागल रहा है और अभी भी है जब पिटीशन लगा रहे हैं। ठीक ठीक हो गया तो नहीं ग्राउंड हो जाएगा, 2 साल हो गया उसको पागल हुए और अभी भी पागल, कंटिन्यूअस में पागलपन चल रहा है उसका। ठीक है। सफरिंग फ्रॉम वर्निवल डिजीज, यहाँ थर्ड है वो लेप्रोसी था, लेप्रोसी हटा दिया गया है, अब सिर्फ कर रहा है वर्नियल डिजीज से सफरिंग हो, ऐसा डिजीज जो एक दूसरे को फैल जाए, तो वैसे डिजीज के केस में भी वाइफ जो है पिटीशन लगा सकती है। उसका मैरिज जो था उसके गार्जियन या फादर के द्वारा करवा दिया गया था जब उसका उम्र 15 साल या 15 साल से कम था, और अब वो 18 साल की उम्र से पहले कभी भी डाइवोर्स का पिटीशन लगा सकती है। इसको ऑप्शन एट द एज ऑफ प्यूबर्टी बोलते हैं। ठीक है। ये 7th ग्राउंड था। 8th ग्राउंड कह रहा है, अच्छा ऐसे कंडीशन में मैरिज कंज्यूमेट हुआ है या नहीं हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अपनी मर्जी से वो आगे चल के मैरिज को कंज्यूमेट ना करती हो, बस यही देखना है। ठीक है। 8 कहता है कि हस्बैंड जो है वाइफ को क्रुएल्टी के साथ ट्रीट करता है। हस्बैंड वाइफ को क्रुएल्टी के साथ ट्रीट करता है। क्रुएल्टी किसको कहेंगे? ABCD जो है आगे का वो बताता है क्रुएल्टी किसको कहेंगे। कड़ा हैबिचुअली असॉल्ट करता है उसको, बार बार पीटता है। ठीक है। एक बार पीट दिया 2 थप्पड़ तो नहीं, बार बार रोज पीट रहा है, हैबिचुअली है वो इस चीज का, तब जाके
उसको माना जाएगा कि क्रुएल्टी है। एक बार पीट देना नहीं क्रुएल्टी हुआ मुस्लिम्स में, ठीक है। उसको इल ट्रीटमेंट करता है, और इल ट्रीटमेंट जो है कैसा कर रहा है, फॉर एन एग्जाम्पल इल ट्रीटमेंट कर रहा है, उसको पैसा नहीं दे रहा है उसके एजुकेशन के लिए, वो पढ़ना चाह रही है और उसको पैसा नहीं दे रहा है, तो उसको इल ट्रीटमेंट में काउंट कर लिया जाएगा। पहले जो क्रुएलिटी था उसका स्कोप फिजिकल क्रुएलिटी तक लिमिटेड था, बाद में इसको मेंटल क्रुएलिटी भी इंक्लूड कर दिया गया। तो अब फिजिकल और मेंटल क्रुएलिटी दोनों को कंसीडर किया जाएगा। हस्बैंड वाइफ पढ़ना चाह रही है और उसको पढ़ने के लिए पैसा नहीं दे रहा, ये एक तरह का मेंटल क्रुएलिटी है उसके ऊपर, तो इस केस में उसको मिल जाएगा। हस्बैंड जो है वो इविल रिप्यूट का है या इनफेमस लाइफ है विमेंस के बीच में, ठीक है, काफी विमेंस के बीच में चर्चित पर्सन है, हरदम विमेन के साथ ही घिरा रहता है, इविल रिप्यूटेड है काफी, ठीक, होता है ना कुछ कुछ। थर्ड, अटेम्प्ट टू फोर्स हर टू लीड ए इमोरल लाइफ, उसको अटेम्प्ट कर रहा है कि आप इमोरल लाइफ जियो। इमोरल लाइफ फॉर एग्जाम्पल शादी करके ले गया और प्रोस्टिट्यूशन के काम में लगा दिया, तो ये ग्राउंड बन जाएगा, ठीक है, कोई भी इमोरल एक्टिविटी करने पे उसको जोर डाल रहा है। डिस्पोजेज ऑफ हर प्रॉपर्टी, उसका प्रॉपर्टी उससे बिना पूछे बेच बाच दिया, या फिर उसको उसका प्रॉपर्टी को यू एक्साइज, मतलब जो उसका प्रॉपर्टी है उसको वो यूज नहीं करने दे रहा है, जो भी उसका लीगल राइट है उसके प्रॉपर्टी पे उसको एक्साइज नहीं करने दे रहा है, तो ये ग्राउंड है क्रुएल्टी का। ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है उसको उसका रिलीजियस प्रोफेशन प्रैक्टिस करने से, वो चाहती है कि हम बुर्का पहन के 4 बार नमाज पढ़े 5 बार, और हस्बैंड जो है वो कह रहा है कि खाना कौन बनाएगा, तो रिलीजियस प्रैक्टिस को फॉलो करने में वो अड़ंगा लगा रहा है किसी टाइप का। अब कह रहा है कि एक से ज्यादा वाइफ से शादी कर लिया है और वो सबको इक्वली ट्रीट नहीं कर रहा है, जो कि कुरान के प्रिंसिपल के अगेंस्ट में है, तो ऐसे कंडीशन में भी उसको क्रुएल्टी मान लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद और कोई ऐसा ग्राउंड जो कि मुस्लिम लॉ में मान्य हो, फॉर एग्जाम्पल लियन और फ्लस्क। लियन और फ्लस्क क्या होता है समझ लीजिए। वो नो लियन क्या होता है, 2 एक्स्ट्रा ग्राउंड है एक्ट से हटकर। लियन होता है वाइफ के ऊपर हस्बैंड जो है वो एडल्ट्री का चार्ज लगाए कि इसका गैर मर्द के साथ संबंध है, और वो ऐसे ही नहीं बोल दिया गुस्सा में, अल्लाह का कसम खाकर रिटन फॉर्म में दे रहा है काजी के सामने कि इसका दूसरे के साथ संबंध है। ऐसे कंडीशन बाद में ये साबित हो जाए कि हस्बैंड ने जो चार्ज लगाया था कि इसका एडल्ट्रियस रिलेशन है किसी और अदर मेल के साथ, वो गलत है, तो वाइफ लियन का इस्तेमाल करके उसको डाइवोर्स दे सकती है, ठीक। लियन का राइट जो है वो वाइफ का है, हस्बैंड उस पर फॉल्स चार्ज ऑफ एडल्ट्री लगाया, साबित हो गया कि चार्जेस जो था वो फॉल्स था, तो वैसे केस में वाइफ लियन के प्रिंसिपल्स के अनुसार हस्बैंड को तलाक दे सकती है, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज करवा सकती है, ठीक है। ये जो डिसोल्यूशन ऑफ, ये जो वो इल्जाम लगा दे रहा था रिटन फॉर्म में काजी के पास, वो जरूरी नहीं है कि वो इल्जाम लगा दिया तो वो इल्जाम वापस नहीं ले सकता,
वो इल्जाम जो है वो वापस ले सकता है। कब इल्जाम उसको वापस ले लेना है? जब उस पे जब ये होगा ना कि जब उस पे इल्जाम लगाया है तो वाइफ से भी पूछा जाएगा। एक तरह से ट्रायल हुआ। तो जब उसका ट्रायल वाइफ से पूछा उछा जाना शुरू हो रहा है, उससे पहले ही उसने अपना इल्जाम वापस ले लिया हो, या फिर जब गवाहों को बुलाया जाएगा। अब इल्जाम लगा रहा है, रिटन फॉर्म में लगा रहा है, तो कुछ ना कुछ गवाह होगा तब तो गवाहों को एग्जामिनेशन करने से पहले तक वो चाहे तो ये इल्जाम उससे वापस ले सकता है। तब तक वाइफ का कोई राइट नहीं उत्पन्न होगा। लेकिन जब वो इल्जाम वापस एक बार लगा दिया इल्जाम और उसको वापस ले रहा है, तो कब वापस ले लेगा ये समझ में आ गया? जब तक गवाहों का एग्जामिनेशन ना हुआ हो, उससे पहले उसको वापस ले लेना। ये जो इल्जाम वापस ले रहा है वो गुड फेथ में ले रहा हो, ठीक है, और बिना किसी कंडीशन के ले रहा हो, तब ऐसे केस में वो इल्जाम वापस मान लिया जाएगा और उसका राइट टू लियन उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन एक बार सब पूछताछ जो होना है वो सब कंक्लूड हो गया और ये साबित हो गया कि वाइफ का कोई भी एडल्ट्रियस रिलेशन नहीं रहा, तो ऐसे केस में वाइफ चाहे तो उसको डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हस्बैंड के करवा सकती है, वो लियन के फॉर्म में करवा सकती है। दूसरा जो वे है वो फ्लस्क है। फस्क, FASK, फस्क। इसमें क्या होता है कि वाइफ कोई भी कारण से काजी को रिटन में देती है कि विवाह का विच्छेद करवा दिया जाए। काजी हस्बैंड को बुलाता है और विवाह का विच्छेद करवा देता है। कारण बताएगी वाइफ कि हम इस कारण से रहते नहीं है। तो ये फस्क जो है ना, वहीं पर बस काजी आता है। बाकी यहाँ पर जो कंप्लेन लगा रहा है यही दो लियन फस्क में काजी का सीन है। बाकी सब में कोर्ट का इंटरवेंशन जरूरी है, ठीक है। वाइफ इल्जाम लगाई काजी के सामने कि ये कारण से हम इसके साथ नहीं रहना चाहते हैं। काजी साहब जो है वो बुलाएंगे हस्बैंड को और उसका मैरिज डिसॉल्व कर देंगे। में केस था एक, वो बता देते हैं। नहीं लिखे हैं केस, हम लिख देते हैं। केस जो है आपका इतवारी वर्सेस ASGHARI असगरी 1960 का केस है। 1960। इस केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि कोई भी ऐसा चीज जो यूनिवर्सली या ह्यूमैनिटेरियन स्टैंडर्ड से नीचे का चीज है और वो कर रहा है हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ, तो उसको माना जाएगा कि वो क्रुएल्टी से उसके साथ पेश आ रहा है, जिसमें वाइफ के मेंटली पेन देने भी रिलेटेड है या फिर इंडेंजर उसके लाइफ या हेल्थ को डेंजर में डालना भी रिलेशन है, ठीक है। ये क्रुएल्टी पे मुस्लिम में एक केस जो था वो पूछा गया था। अगला जो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट में ये है कि अगर हस्बैंड या वाइफ जो है वो धर्म परिवर्तन कर लिया, एपोस्टॉफी कर लिया, तो उसका इफेक्ट क्या होगा। सेक्शन 4 में उसी एक्ट के डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 में कहा गया। देखिए इसमें क्या क्या कह रहा है। पहला चीज, अगर हस्बैंड अपना धर्म जो है वो कन्वर्ट कर ले, तो हस्बैंड जो है वो ट्रेडिशनल ओल्ड मुस्लिम लॉ से गाइडेड होगा, कुरान वगैरह प्रिंसिपल जो थे उन सब से गाइडेड होगा। और जैसे ही हस्बैंड ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और दूसरे धर्म में उसने चेंज कर लिया, वैसे ही वो मैरिज अपने आप ही डिसॉल्व हो जाएगा। वाइफ को उसमें कुछ एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है। हस्बैंड जो है अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, इस्लामिक प्रिंसिपल के अनुसार वो मैरिज जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा। सेक्शन 4 जो है वो हस्बैंड पे लागू नहीं होता, सेक्शन 4 सिर्फ वाइफ पे लागू होता है। सेक्शन 4 जो है वो वाइफ के संदर्भ में कह रहा है क्या
कि वाइफ जो है वो अपना धर्म परिवर्तन कर ले। ऐसे केस में मैरिज का डिसॉल्यूशन के लिए हस्बैंड को कोर्ट के सामने पिटीशन डालना पड़ेगा। उसके बाद जाके वो मैरिज जो है वो डिसॉल्व होगा। हस्बैंड देखो, मेल जब चेंज कर रहा है दूसरे धर्म में परिवर्तन, तो मैरिज एट ए टाइम खत्म हो रहा है। लेकिन वाइफ अगर चेंज कर रही है तो एट ए टाइम खत्म नहीं होगा, उसमें कोर्ट का डिक्री लेना पड़ेगा, सेक्शन 4 का पिटीशन डालना पड़ेगा हस्बैंड को। ठीक है, जब तक कोर्ट के द्वारा डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का डिक्री नहीं मिलेगा तब तक वो मैरिज डिसॉल्व नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि अगर मान लो एक ऐसा कंडीशन होगा जब वाइफ जो थी वो जनरली दूसरे रिलीजन है, फॉर इंस्टेंट एग्जाम्पल के लिए वो हिंदू में जन्म ली, लेटर ऑन वो कभी मुस्लिम में कन्वर्ट कर दी, मुस्लिम में कन्वर्ट की, उसके बाद उसने शादी किया किसी मुस्लिम के साथ, वापस से वो कभी फ्यूचर में हिंदू में कन्वर्ट हो गई। कंडीशन दोनों समझो। पहला कंडीशन ये था कि वाइफ जन्म से ही मुस्लिम है, बाद में चल के उसने कन्वर्जन कर लिया और वो हिंदू में कन्वर्ट हो गई, तो ऐसे कंडीशन में ये मैरिज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व नहीं होगा, हस्बैंड को कोर्ट का डिक्री लेना पड़ेगा। लेकिन वाइफ जन्म ली थी एज ए हिंदू, बाद में कभी उसने मुस्लिम में कन्वर्जन किया, मुस्लिम में रहते हुए उसने मुस्लिम में शादी किया, फिर 20 साल 10 साल जितना टाइम के बाद है उसने हिंदू में वापस कन्वर्टेड हो गई, तो ऐसे कंडीशन वो मैरिज जैसे ही उसने मुस्लिम से दूसरा धर्म अपनाया वैसे ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। अब क्या हुआ कि मैरिज का डिसोल्यूशन हो चुका है, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, मैरिज का डिसोल्यूशन हो गया तो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस उसका क्या होगा। पहला कॉन्सिक्वेंसेस ये होता है कि अब हस्बैंड वाइफ के बीच में कोहिबिशन जो है वो इलीगल माना जाएगा। ठीक है, कोई भी कोहिबिशन हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं हो सकता है, वो इलीगल। वाइफ को इद्दत का पालन करना पड़ेगा, कितने टाइम के लिए वो आपको पता है। कोई डावर्ड की अमाउंट जो अनपेड है वो डाइवोर्स के बाद तुरंत पे करना पड़ेगा। वाइफ इंटाइटलमेंट है फुल डावर्ड के लिए अगर मैरिज जो है वो कंज्यूमेट हो गया हो, और अगर कंज्यूमेट ना हुआ हो तो भी वो हाफ डावर्ड के लिए इंटाइटलमेंट है। डावर्ड अगला टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग अच्छे से डील करेंगे कल। ठीक है, 3 लीगल कॉन्सिक्वेंसेस था, कंज्यूमेशन, इलीगल, इद्दत पीरियड, डावर। ठीक है, दोनों विधि में डिफरेंस क्या है सिया और सुन्नी में तलाक के रिगार्डिंग। सिया सुन्नी, पहला, यहाँ पर सिया में तलाक अगर कोअर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, इंटॉक्सिकेशन के साथ दिया जाए तो वो वाइड होता था। लेकिन सुन्नी में हनफी स्कूल एक ऐसा स्कूल था जिसमें कोअर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, इंटॉक्सिकेशन के हालत में भी डाइवोर्स दे दिया या इवन मजाक मजाक में कह दिया हनफी स्कूल में, तो वो डाइवोर्स मान्य हो जाता था। ठीक है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, सिया विधि में बोलकर ही तलाक दिया जा सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेस। अगर जो मेल है वो बोल नहीं सकता है तभी वो रिटन में डाइवोर्स दे सकता है, और अगर वो बोल सकता है और उसने रिटन में डाइवोर्स दे दिया तो वो वॉइड हो जाता है। ठीक है, या प्रेजेंट ऑफ विटनेसेस के बीच में उसने तलाक नहीं दिया, विटनेसेस नहीं है तब उसने तलाक दे दिया तो वो वॉइड हो जाता है। सुन्नी में बोल के लिए दो, लिख के दो, कोई मतलब नहीं है, विटनेस है नहीं है कोई मतलब नहीं है, डाइवोर्स मान्य होगा। ठीक है, सिया में
कंडीशनल या कंटीजेंट तलाक जो है वो वॉइड होता है, किसी कंडीशन लगा के, या कंटीजेंट तलाक कि आप ऐसा करोगे तो आपको तलाक दे देंगे, वैसा करोगे तो आपको तलाक दे देंगे, इस टाइप का चीज शिया में वॉइड होता है, इनइफेक्टिव होता है। ठीक है। सुन्नी में कंडीशनल तलाक जो है वो मान्य होता है, कोई कंडीशन लगा के भी तलाक दिया जाता है। शिया में तलाक उल बिद्दत या तलाक बैन जो था उसका प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता है। सुन्नी में ट्रिपल तलाक केस, साइडा बानो का केस जो था, उस केस के आने के बाद सुन्नी में भी ट्रिपल तलाक का कॉन्सेप्ट जो है वो मान्य नहीं है। शिया में दो मेल विटनेस का प्रेजेंस जो है वो जरूरी होता है तलाक देते टाइम, या फिर दो मेल नहीं है तो एक मेल और दो फीमेल विटनेस होना जरूरी है। सुन्नी में कोई ऐसा विटनेसेस का होना जरूरी नहीं है। 5, शिया लॉ में दो विटनेसेस का होना जरूरी है, मेल 2 ठो या फिर एक मेल और 2 फीमेल। सुन्नी में विटनेसेस का जरूरी नहीं है। ठीक है। ये 5 डिफरेंस था दोनों के बीच में। ठीक है।